माँ ने सारी गर्मियाँ ढोया है तुम्हें, रोटी से परे सर्दियों में आँच, चूल्हे का प्रेम, छत पर पड़ा ईंधन हो, पिता के गंवारू महकमे में ओहदे का अभिमान, अलोना दातुन, खेत की बाड़, किनारे पर खड़ा कबाड़ हो, इतने जिद्दी जैसे कीकर हो। हमारे साथ मेरा यार मर्जिया उपन्यास के लेखक अमित ओलान हैं। अमित हरियाणा के उस इलाके से आते हैं जो जिसको ठेठ हरियाणा कहा जाता है, जिसको बांगरू क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अमित का ये पहला ही उपन्यास है मेरा यार मर्जिया, और अमित ने इस उपन्यास में हरियाणा की जो सबसे बड़ी समस्याएं इन दिनों गिनती में आ रही हैं, ऑनर किलिंग, उसको छुआ है। अमित से इस उपन्यास पे बातचीत करेंगे। अमित, आपका पहले तो स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप इस उपन्यास को जब लिख रहे थे तो किस तरह की चुनौतियाँ आपको आ रही थी, और आपको कैसे लगा कि इस पे आपको एक रचना लिखनी चाहिए, उपन्यास लिखना चाहिए, तो उसको थोड़ा सा आप बताएं। सबसे पहले तो क्या था कि ये उपन्यास उस शक्ल में मेरे दिमाग में या मेरे मन में नहीं आता जैसे है अब। मुझे जो पहला एक तरीके से जो पहली इमेज बनी थी वो थी कि अकेला आदमी कैसे भटकता है। ये मेरी पहली इमेज थी, और ये मुझे इसका एहसास मुझे तब हुआ था जब मैं अपने घर से दूर था, यानी कि हरियाणा से बाहर था। मुझे लगा कि जब आदमी अपनी जहाँ पे उसका जन्म हुआ है, जहाँ पे वो पला बड़ा है, तो उससे पार जाता है, उससे आगे कहीं जाता है, तो तब उसे एहसास होता है कि कहाँ पीछे क्या छोड़ के आया हूँ मैं, और क्या कमी रह गई है मेरे जीवन में, और वहाँ जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ क्या कमी हो सकती है। तो पहला जो इमेज बनी थी वो यही थी कि एक अकेला जो भटकता आदमी हो कैसा हो सकता है। जब धीरे धीरे इस पर मैंने काम किया, शुरुआत में दिक्कतें आई थी, लैंग्वेज की दिक्कत थी, भाषा की दिक्कत थी, क्योंकि मैं उस तरीके से ना तो कभी स्टूडेंट रहा लिटरेचर का। हाँ, मैं पढ़ता जरूर था, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में मैंने साहित्य को ऐसे वो नहीं किया। तो ये दिक्कत थी मेरे साथ कि मैं कैसे उसको सुधारूँ। उसके लिए मुझे लंबा वक्त लगा। तो जब मैंने पहली बार इसको शुरू किया 2009 के आसपास, तो फिर उसके बाद 5-6 साल तो मुझे लग गए भाषा सेट करने में कैसी हो। इस बीच में इसमें थोड़े थोड़े चेंजेस आते रहे, और इसी बीच में मुझे पता चला, या हालांकि पहले से ही थी हमारे जो है कि अगर आदमी अकेला भटकता है तो क्या क्या वजह हो सकती है। पहली वजह तो यही होती है कि उसका कोई साथी ना हो, और अगर हम अपने क्षेत्र की बात करें हरियाणा में, तो उसमें अपने साथी का न होने का मतलब है कि शादी ना हो। शादी में ना होने के पीछे वजह जो होती है वो है कि क्या आप इस काबिल हो कि आपकी शादी हो पाएगी, क्या आपका कोई साथी बन पाएगा। अगर आप नाकाबिल हो तो शायद कोई बात नहीं होती, लेकिन अगर आप काबिल हो तब भी आपकी शादी नहीं होती, तब देखा जाता है कि क्या वजह है। इस केस में जब आप शादी करना चाहते हो तो साथी की आपकी डिमांड है, तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर देखा जाता है कि क्या समस्या है। समस्या हमारे क्षेत्र में वही थी कि लड़कियाँ की कमी है। हम जिस एज ग्रुप में आते हैं उस एज ग्रुप के हिसाब से अगर देखें तो काफ़ी कम हैं लड़कियाँ, और मैं उन डाटा में नहीं जाना चाहूँगा आंकड़ों में, क्योंकि वो थोड़ा बहुत 10-20 ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन वो इतना उस दौर में जब पहली बार जैसे संजय गांधी का जो वक्त था, जब भ्रूण हत्याएँ हो रही थी, जनसंख्या कम करने के लिए उसको गलत तरीके से भी इस्तेमाल किया गया। कि जैसे ही पता चलने लगा उसको थोड़े सालों बाद कि लड़का हो सकता है कि लड़की हो सकती है, तो लड़कियों को कोख में मार दिया जाने लगा। तो उसकी इमेजेस जुटाना थोड़ा सा मुश्किल काम था, क्योंकि मेरे बेहद नज़दीक ऐसा नहीं हुआ था, तो कहीं भी घर में परिवार में, लेकिन खबरें आती थी कि यहाँ पे हो गया, वहाँ पे हो गया, और अखबारों में लगातार चलता रहता है। असल समस्या ये थी कि जो बच्चियाँ गर्भ में मारी जा रही हैं, उन बच्चियों के माँ बाप या उनकी फैमिली क्या सोचती है इस पर, क्यों ऐसा होता है, और उससे जो वर्ड पैदा होता है वो कैसे भरा जाए। और अगर जैसे कि मेन थीम है इस नॉवल की कि अगर एक छोटा बच्चा है, एक लड़का बच्चा है, और उसी की हम उम्र कोई लड़की मारी दी जाती है, वो उस बारे में कैसे सोचता है। ये मेरी तो आपको आपने दिखाया कि इसमें जो नायक है वो एक नायिका से प्रेम कर रहा है, और प्रेम के जो अंतरिम क्षण है बिल्कुल जिसमें वो नज़दीक होते हैं, उन क्षणों में फिर उनको अलग हो जाना पड़ता है और वो वहाँ से पागल हो जाता है। तो आपको कब लगा कि आप इसको केवल और केवल उपन्यास लिख के ये बात कह सकते हैं? क्या आपको
ऐसा लगा कि आप इस पे कविता लिख सकते हैं, या आपने ऐसे उपन्यास को ही क्यों चुन लिया एक विधा के रूप में कि आपने उपन्यास ही लिखना है? उपन्यास चुनने के पीछे 2 वजह हैं। एक तो ये कि अगर मैं अपनी पढ़ाई की बात करूँ तो मुझे कविताएँ हम पढ़ते रहते हैं, कविताएँ क्षणिक होती हैं एक तरीके से। हालाँकि हो सकता है कि उनका प्रभाव बहुत लंबे समय तक रहे, लेकिन पढ़ते वक़्त वो जो एंगेजिंग टाइम होता है, वो जो वक़्त होता है जब आप उसको पढ़ रहे होते हो, सोच रहे होते हो साथ ही साथ, वो बहुत छोटा होता है। वैसे उसका इम्पैक्ट शायद बहुत बड़ा हो जाए, लेकिन अगर आप उस प्रोसेस में कंटिन्यू रहना चाहते हो तो वहाँ पे उपन्यास काम आता है। मैं जब पर्सनली पढ़ता हूँ तो मुझे नॉवल पढ़ना पसंद है, मैं उपन्यास पढ़ता हूँ, चाहे वो इंडिया के हों, चाहे बाहर के हों। कहानियाँ भी पढ़ता हूँ, लेकिन थोड़ी कम पढ़ता हूँ। मुझे लगता है कि उसमें कुछ वो जो यात्रा होती है पढ़ने की और सोचने की एक साथ, वो लंबी होनी चाहिए ताकि आपको कुछ ज़्यादा मिलता रहे। तो इसीलिए मुझे उपन्यास ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने ये सोचा, क्योंकि कहानियों में एक तरीके से ना अधूरापन सा रह जाता है मेरे हिसाब से। तो आपने जो इसमें एक मुकम्मल एकदम से नया समाज जिसको आप कह रहे हैं उसको बनाने की आपने कोशिश की है, जिसमें प्रेम है, जिसका मुख्य केंद्र कहीं प्रेम है। क्या आपको लगता है कि प्रेम न इस क्षेत्र में प्रेम न करने देना ये एक मूल वजह है, जिसको नाक की तरह देखा जाता है कि हमारी नाक कट गई? तो क्या आपको लगता है कि वो प्रेम है जो ऑनर किलिंग की मूल वजह है, या कोई और आपको लगता है? और मुझे लगता है कि अगर ये बहुत छोटी तरीके से सोचना हो जाएगा कि हम सिर्फ ऑनर किलिंग को इन्हीं 20-30 सालों में देख लेंगे। इसको हमें किसी क्षेत्र के बारे में जानना हो, वहाँ की स्पेशल खासियत जाननी हो, हमें जानना हो कि वहाँ पे ये जो बुराइयाँ क्यों हैं, तो हमें उसकी हिस्ट्री की बात है, हमें देखना चाहिए कि वहाँ पे क्या होता है। ये जो क्षेत्र है ये असल में एक तरीके से एक लड़ाई का बड़ा मैदान रहा है, एक खुला मैदान एक तरीके से रहा है। मैदान सिर्फ पानीपत या कुरुक्षेत्र नहीं, ये हमारा पूरा इलाका ही एक मैदान रहा समतल है। इलाका है। लोग आते गए, लड़ाई करते गए, बनते गए, बिगड़ते गए, लोग आते गए, लड़ाई करते गए, कबीले थे। तो जिन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा, जिन समाज में सबसे ज़्यादा गुणवत्ताएँ होती हैं, या वो अब आजकल तो फिर भी कम हो गया, तो जो होती थी उसकी वजह थी कि वो कौन लोग थे, वो कौन से कबीले हैं जो ऐसा करते हैं। वो ऐसे लोग थे जिनको लगातार इस संघर्ष के बीच में रहना पड़ता था। वो सीधे तौर पर लड़ाई में शामिल हैं या नहीं हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता था। उनके साथ, उनके आसपास हमेशा लड़ाई रहती थी। कभी आक्रमणकारी अटैक करते थे, तो उसके लिए क्या एक सुरक्षा की भावना पैदा हुई। और जो सुरक्षा की भावना पैदा हुई तो उसमें लोगों ने उस कबीले को और ज़्यादा जकड़ लिया। और जब बहुत ज़्यादा आपको सुरक्षा चाहिए या बहुत ज़्यादा सुरक्षा के घेरे में आप चले जाते हो, तब आपके अंदर डर भी उतनी ही जल्दी उत्पन्न होता चला जाता है। वो जो भय होता है कि ये चीज़ें मैं करूँगा, ऐसे मैं अगर सोचूंगा तो मेरी सुरक्षा में सेंध लग जाएगी। अगर वो जो प्रेम है, जैसे अगर मेरे कबीले से बाहर लड़की ने या लड़के ने प्रेम किया तो हमारी सुरक्षा में सेंध लग जाएगी। हम जिस तरीके से जीते हैं उस तरीके से हम जी नहीं पाएंगे, आक्रमणकारी आ जाएंगे। तो ये ऐसा हुआ था। दूसरा कि जिस तरीके से महिलाओं के प्रति हमारी हिस्ट्री रही है, उसमें क्या था, उसमें अक्सर ही महिलाओं को सबसे पहले उनको एक तरीके से अपना आहार बनाया जाता था। कोई भी जीतता था वो महिलाओं को सबसे पहले आक्रमण उन्हीं पे होता था। पुरुषों को मार दिया गया या वो भाग गए, महिलाओं को कैद कर लिया गया, उनको एक तरीके से सेक्स ले किस्म की बनाई जाती है। वो आज भी होता रहा है, आज भी मिडिल ईस्ट में स्टोरी सुनते हैं। लेकिन उस ज़माने में क्या होता था, अब जैसे हम ये ज़्यादातर हम मुग़ल काल में, उससे पहले काल में देखते हैं, उससे पहले भी हुआ होगा, उससे पहले कि हमारे पास उतने उदाहरण हैं। तो उन लोगों ने महिलाओं को लेकर के फिर बेहद सुरक्षा की भावना उनमें पैदा होगी, और धीरे धीरे करके वो सुरक्षा की भावना नाक का सवाल बनती चलेगी, जिसमें एक तरीके की हीनता है कि अगर मेरी बेटी या मेरी बहन या मेरी बीवी के साथ कोई कुछ करेगा तो उसमें मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, क्योंकि मैं कमज़ोर से हो जाऊँ। तो उसको धीरे धीरे आज हम उस रूप में पाते हैं जहाँ पर उम्र के लिए, चाहे वो पहले बच्चियों को दूध में डुबो के मारते थे, अब वो धीरे धीरे वो इतना आसान हो गया कि उसको हत्या में तब्दील कर दिया। यही है, मुझे लगता है कि हमें उस इतिहास को खोजना चाहिए, क्यों ऐसा हो। इस उपन्यास में से जो गुजरते हैं, तो इस उपन्यास में एक मोल की बहू का भी एक जगह आपने उसको छुआ है कि झारखंड या सुदूर जो बिहार है वहाँ से स्त्रियों को विवाह करके लाया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि इसकी भी मूल वजह
ऐसा तो नहीं है कि ये स्त्रियों की कमी है, वहाँ सुलभ और पैसे से भी खरीद के मामले आते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या वहाँ उस समय नाक का जो भाव है कि ये जिस घराने से हम आते हैं उस घराने की तो वो नहीं होती, तो आपको क्या लगता है कि वो भी कहीं इसमें आड़े आता है? हाँ आता है। जो देखो, जो शादी है वो एक ज़रूरत की तरह इस्तेमाल की जाती है कि हमें वंश चाहिए। वंश को छोड़ दीजिए आप, जब कोई लड़का जवान हो रहा होता है तो सबसे पहले माँ बाप की चिंता, हाँ वो बोलते हैं कि वंश है और आगे पढ़ना, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी एक शरीर की भी ज़रूरत होती है जिसको पूरा करना है। तो अब लड़के को क्या चाहिए? लड़की चाहिए। तो उसके लिए वो लड़की की तलाश करता है। अब क्योंकि आप इस काबिल नहीं हो या फिर आपके क्षेत्र में उतनी लड़कियां नहीं हैं तो आप खरीदने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो लड़कियां जो वहाँ से आती हैं, बिहार से या केरला से या नेपाल से, जहाँ से भी वो आती हैं, वो जब आती हैं यहाँ पे तो उनको वो इज़्ज़त नहीं बख्शी जाती, उनको वो इज़्ज़त नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? उसके पीछे वजह है, जैसे कि मैंने इसमें लिखा भी है कि हो सकता है कि वो छोटे कद की हों, हो सकता है कि वो सांवली बहुत ज़्यादा हो सकता है कि उनकी भाषा अलग रही हो, और एक ख़ास तौर पे एक जो मन में बात रहती है कि मैंने उससे ख़रीद के शादी की, तो वो एक चीज़ की तरह, एक वस्तु की तरह हो जाती है, तो वो सिर्फ करने के लिए ही रह जाती है। जैसे आप आस-पास देखोगे इस पूरे क्षेत्र में ऐसी बहुत सारी मूल की लड़कियाँ लाई गई हैं, उनके साथ यही व्यवहार होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि कोई, जैसा कि इसमें मैंने एक कैरेक्टर भी है घटिया आदमी, तो घटिया आदमी वो कोई हवा से नहीं पैदा हुआ है। मैंने इस व्यक्ति को देखा है जो ठीक ऐसा ही है, ठीक ऐसा नहीं है तो थोड़ा मैंने चेंज कर दिया, लेकिन मैंने बेसिक कैरेक्टर वहीं से लिया है जो कि पहली बार शादी करके लाता है और फिर यहाँ पे आके किसी और से शादी करा देता है और बेच देता है। ऐसा वो 3-4 बार कर चुका है। तो ऐसा लड़कियों के साथ होता है कि कोई यहाँ पे लाता है और फिर यहाँ पे लाके आगे बेच दिया जाता है। इस पे शायद अब कुछ रोक लगी है, उसके पीछे एक तो खाप जो पंचायतें आजकल उतनी नहीं है सक्रिय, लेकिन थोड़े दिन पहले हुई थी और उन्होंने कहा था कि ये हमारे वंश और नस्ल को ख़राब कर रही हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा रुकावट आया। दूसरा, थोड़ा सा लिबरल भी होने लगे हैं, फिर भी काफ़ी कम। आपको मैं कुछ आंकड़े बताऊं तो हरियाणा में आप देखें तो हरियाणा में जो डोमिनेंट कास्ट है जिसको हम स्वर्ण जातियां कहते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा मोल बहू का जो मामला है वो उनमें सबसे ज़्यादा है। आंकड़े कहते हैं कि वहाँ उसका प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। वो एक अलग मसला है कि आपने इस किताब को जो है अपनी दादी और नानी को समर्पित किया है, आपने इसमें माँ को कहीं छोड़ दिया है, तो ऐसा क्या है कि आपको नानी और दादी से आपको ऐसा क्यों है जिसको हम किताब समर्पित करते हैं तो उसके प्रति कोई एक ख़ास किस्म का अटैचमेंट होता है या वहाँ से हमें कोई किस्सा मिलता है जिसको हम आगे? देखिए, जहाँ तक दादियों और नानियों का सवाल है तो उनकी जो महत्व है उनका तो कोई मना नहीं कर सकता, वो माओ से भी ऊपर हो जाती है। माओ का तो मैंने नहीं छोड़ा है, लेकिन हाँ मैंने समर्पित है दादी और नानी को। उसकी वजह मेरे पर्सनली क्या है कि मेरा बचपन जो बीता है ननिहाल में और घर में करीबन बराबर बीता है, बल्कि मैंने पूरी पढ़ाई अपने नाना के घर पे। सबसे नज़दीक जो औरत रही थी मेरे लाइफ में वो मेरी नानी थी। तो जब उनकी डेथ हुई तब मैं कुछ फाइनल ईयर में था, कॉलेज में था, तो उसके बाद एक तरीके से जो खालीपन आता है वो कभी भरा ही नहीं। और फिर जब मेरी दादी की डेथ हुई तो उसका जो खालीपन वो उसको भी किसी ने नहीं किया। वो जो औरतें होती हैं दादी और नानी, वो आपको वो एक तरीके से पुल होती हैं पिछले ज़माने की, और वो आपको जो किस्से सुनाती हैं, अपनी समस्याएं बताती हैं। अगर दादी और नानी ना हो तो आपको कभी नहीं पता चल पाएगा कि उस ज़माने में क्या हुआ। और आजकल के बच्चों के साथ यही समस्या शायद हो रही होगी। मेरे साथ क्या है कि मेरी दादी और नानी से मुझे पता चला था कि वो कितना ज़्यादा काम करना पड़ता था, कितनी मेहनत उनको करनी पड़ती थी और किस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता था। एक ख़ास तरह की सब उनमें थी जो डोमिनेंट कास्ट से बिलोंग करती है, लेकिन वो जो सब थी वो पति से कम तक हो जाती है। चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे वो काम करने संबंधी हो, कि वो सुबह 3 बजे उठ के चक्की चलानी शुरू कर देती थी और रात भर, और उन्होंने बहुत बच्चे भी पैदा किए। तो और प्लस उनका जो रिलेशन होता है अपने पोतों और नाती के साथ, वो ऐसा होता है कि जैसे कि कहावत भी है कि मूल से ब्याज प्यारा होता है, तो वो मूल से ब्याज प्यारा वाली बात है और ये एक रिलेशन अटैचमेंट बन जाती है। मेरा पूरा बचपन उनसे किसे जानने में बीता है और उसका काफ़ी मैंने मिल के किताब बन सकती है। क्योंकि वहाँ से आपको एक
बहुत सारे किस्से मिले, तो आपने लिखना शुरू किया, किस्से आपको मिलते चले गए। तो इसमें ऐसा कोई किस्सा हो जो आपको लगता है कि ये आपके दिल के नज़दीक, कुछ हिस्से जो आप हाँ। आपको लगता है कि ये इसे मेरे दिल के नज़दीक है और ख़ास मोमेंट में लिखे गए हो? मैं ये एक 31वां चैप्टर है, उसकी बात हो गई। मैं ये कहना चाहूँगा ये एक तरीके से मेरी मनमानी थी इस किताब से। ये मुझे लगा कि ये पार्ट होना चाहिए और इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर ये भी ना भी यूज़ करता तो शायद ये किताब उतनी ही बन जाती, लेकिन ये मैं अपनी मनमानी को यहाँ पे पढ़ना चाहता हूँ। ये जो है बेसिकली जो मॉल की बहू लाई गई है, जो लड़की लाई गई है, उसकी बातों का कुछ अंश है। ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि वो कुछ बोलती नहीं थी, क्योंकि उसके लिए भाषा अलग थी, उसका कल्चर अलग था। तो लेकिन जब वो बोली तो जिस व्यक्ति के साथ उसका विवाह हुआ उसने उसको सुना। उसने क्या सुना? तुम्हारा मन चाहे निर्मल है फिर भी बावले तो हो ही, लेकिन क्या यही पर्याप्त नहीं है प्रेम के लिए? क्या तुम्हारी बचपन की दोस्त इस बावलेपन के लिए जो अकेले ही जिम्मेदार है? क्या तुम नहीं हो? तुमने जब उसे सोचा तो क्या खूबसूरती से सोचा? हाँ, ऐसे ही सोचा होगा। कितना खूबसूरती से सोचा? क्या उससे कोई सुगंध आती है जिससे तुम बेहोश होते रहे? अगर तुम बेहोश होते रहे तो अब बेहोश क्यों नहीं हो रहे हो? क्या तुम्हारे होश में रहने का कारण मैं हूँ? मैं यहाँ नहीं आती तो क्या तुम बावले ही रहते? क्या तुमने मुझसे पवित्रता की मांग की? कैसी पवित्रता? तुमने कैसे जान लिया कि मैं पवित्र हूँ? क्या पवित्रता को जांचा जा सकता है? क्या प्रेम खरीदा जा सकता है? हमने 2 बार शादी क्यों की? जब तुमने मेरे पास कोई बैग नहीं देखा तब तुम गुस्सा हुए थे ना? क्या तुमने मुझे बेवकूफ़, नालायक और गंवार समझा था? तुम वहाँ से आते हुए चुप रहे, क्या इसलिए क्योंकि तुम्हें यह डर था कि तुम्हारे माँ बाप मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं? मैंने तुमसे करीबन 90 दिन बात तक नहीं की। तुम तो यह भी नहीं जानते थे कि मैं बोल सकती हूँ, फिर मेरी हाँ का इंतज़ार क्यों किया? तुम्हारे कमरे में एक भी तस्वीर, फ़ोटो या ऐसी कोई चीज़ क्यों नहीं है? तुम्हारे पास इतनी किताबें क्यों हैं? तुमने कुल कितनी किताबें पढ़ी हैं? क्या तुम कभी स्कूल कॉलेज गए हो? तुम इतना मीठा क्यों खाते हो? मैंने तुम्हारी अलमारी में सिगरेट देखी, क्या तुम धुआं उड़ाते हो? क्या तुमने उस घटिया आदमी के साथ शराब पी थी? तुमसे घर पर कोई क्यों नहीं मिलने आता? तुम अपने पिता से इतना कम क्यों बोलते हो? तुम बोलते हुए रुक क्यों जाते हो? तुम नींद में क्यों बोलते हो? तुम उल्टा सीधा क्यों सोते हो? बच्चों की तरह रजाई नीचे क्यों फेंक देते हो? जिस दिन तुम कुछ काम नहीं होता तुम देर से क्यों उठती हो? तुम खेत में ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत क्यों करते हो? तुम ऐसे क्यों हो? क्या तुम सचमुच में ऐसा समझते हो कि प्रेम में पूर्णता के करीब जाया जा सकता है? ऐसा नहीं है कि मेरे बाद किसी से मिलो और उसे कह दो मैंने इस सांवली लड़की से शादी की और बाला हो गए। तुम मेरे किसी सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या तुम्हें मेरा बोलना पसंद नहीं है? क्या तुम सो गए? तो इस उपन्यास में हम देखते हैं कि दोनों ही, जो लड़का है बावली और सांवली जो लड़की है और जो बावला लड़का है, उनमें बड़ा प्रगाढ़ प्रेम पनपता है ऐसे संवादों से। और ख़ास बात ये है कि उसके परिवार के लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक पत्नी, एक बेटे की बहू के रूप में, लेकिन जो समाज है वो उसको उस ढंग से एक्सेप्ट नहीं कर पाता। क्या आपको लगता है कि वही मूल वजह है ऑनर किलिंग की? देखिए, मूल वजह ऑनर किलिंग की तो वही है इज्जत वाली बात कि अगर लड़की पैदा हुई तो मुश्किल हो जाएगी उसकी लाइफ, और उसकी लाइफ मुश्किल होगी तो माँ बाप की लाइफ मुश्किल होगी। तो इसके पीछे बहुत बड़ी वजह यही है, इज्जत। और जहाँ तक समाज का सवाल है कि समाज उसको एक्सेप्ट कर पाता है नहीं कर पाता, उसकी वजह ये है कि वो इज्जत उनके पास बची रहती है। वो हमेशा उन नियमों के बारे में सोचते हैं, वो हमेशा उस खांचे के बारे में सोचते हैं जहाँ पे उसने उस समाज को बनाया है। अब आप नया उपन्यास लिख रहे हैं, सुल्फी यार नाम से आ रहा है, तो आपको क्या लगता है उसमें किस ढंग से आप देख रहे हैं? उसमें क्या हरियाणा है या हरियाणा से बाहर का वो प्लॉट है? उसमें किस ढंग की उसमें कथा है? तो वो भी आप थोड़ा सा उसमें बेसिकली कथा है सुल्फी यार में। सुल्फी यार में क्या है कि जैसे एक लड़का होता है, कथा की शुरुआत कुछ ऐसी होती है कि एक लड़का होता है और जिसको नई नई नशे की आदत लगी है। उस नशे में वो खोने लगा। नशे में खोते हुए वो धीरे धीरे खोज में जाता है और वो नशे की खोज में जा रहा है धीरे धीरे करके, और प्रेम की खोज में उस साथ में है। और ऐसा करते हुए वो इस तरह के किरदारों से मिलता है जहाँ से उसे पता चलता है कि एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा व्यक्ति है जो नशे का कारोबार करते हुए रहा है अपनी पूरी उम्र में, और जो कि किसान रहा है। नशे का माफिया हरियाणा में एक अलग तरीके का होता है, खासतौर पर सुल्फे वाला, सुल्फे बेचता है, चरस वाला। तो
वो क्या करते हैं, वो धार्मिक यात्राओं पे या फिर घूमने के लिए पहाड़ों की तरफ जाते हैं, वहाँ से वो नशा लाते हैं और फिर वो सप्लाई करते हैं। उसमें पुलिस भी होती है और बाकी समाज के कुछ और अंग भी शामिल होते हैं। अब मेन मुद्दा ये है कि वो किस तरीके से नशे में फंसते हैं, कि क्या वो जब खेती करते हैं तो उनको नुकसान होता है, तो उससे बचने के लिए वो नशे में जाते हैं। नशे में डूबने के लिए अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन फैमिली, परिवार और अच्छे जीवन इसमें सबसे ज़रूरी होते हैं। अब इसमें नशे का प्रकार भी देखा जाता है कि किस तरह का नशे में आप जाते हो, जैसे कि सुल्फा हुआ, बीड़ी हो गई, सिगरेट हो गई। नशा हुक्का हो कैसे गया। किसानी को, जो सामाजिक रिश्ते हैं उनको हाशिए पे कर रहा है और आदमी जो है वो उसी के व्यापार में अपने आप को उलझा देता है, कुछ इस तरह का उसमें। जी हाँ, तो उसमें जैसे कि अब ये एक बड़ा सवाल है कि क्या नशे से किसान बर्बाद होता है या किसान बर्बाद हो गया इसलिए नशे की तरफ है। ये दो ऐसे पैरेलल सवाल। पैरेलल चलते हैं और आप इसको एग्जैक्ट आंसर निकालना बड़ा मुश्किल काम है। इस हरियाणा में तो आप हर घर में कुकर हुक्का एक उस शान तरह से समझा था, देखा इज्जत समझी जाती है। बल्कि जब मैं छोटा था तो लोग हुक्का पीते थे। मैं जब जवान होने लगा तो धूम्रपान के खिलाफ एक तरीके से अंदर ही अंदर चलता था कि नहीं, ठीक हुक्का नहीं पीना भी है। ठीक नहीं है। चाहे अब तो तो पैसिव स्मोकिंग का भी आया कि पैसिव आप स्मोकिंग। उनके पास बैठ रहे हैं तो वो भी नुकसान। लेकिन मैंने ये देखा कि पिछले 5-1 साल में जब से ये जो हरियाणा में खासतौर पे जो जाति के बीच का गैप बढ़ गया गैप है। बढ़ गया है, जानबूझ के बढ़ा दिया गया है पॉलिटिक्स का कि हुक्का हुक्का, और उसको एक शान समझा जाता है और उसको जोड़ा किस तरीके से जाता है कि हमारी जड़ों का मामला है। और जब जड़ों का मामला हो जाता है तो फिर कोई कहने वाला नहीं होता। आप बीड़ी पीते हुए घर वालों को पकड़े जाओ, घर वाले आपको पकड़ लें, या सिगरेट पीते हुए आपको घर वाले पकड़ लें, और एक हुक्का पीते हुए आपको पकड़ लें, तो दोनों में फ़र्क मान कर लिया जाता है कि हुक्का पीना उतना ख़राब नहीं है जितना कि बीड़ी या सिगरेट या शराब पीना हो सकता है। अमित जी के साथ हमने बात की, उनके नए उपन्यास को भी शामिल किया, तो अब नए उपन्यास का इंतज़ार है और तब तक के लिए